से प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। अक्सर हमने बचपन में अपनी किताबों में बहुत सारी घटनाएँ पढ़ी होती हैं और हमारे मन पे उनकी एक छाप भी रहती है। लेकिन एक व्यवस्था ऐसी है जिन्होंने हमारे महामानव, हमारे रहबरों की, जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं, उनकी कहानियों को किताबों में स्थान नहीं दिया है। हमारे देश में अक्सर हम बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी कहानियों को अभी भी सुनते हैं जो इतिहास में हैं, लेकिन वास्तव में हमारे जीवन में, हमारे बहुजनों के जीवन में उसका कोई ख़ास प्रभाव नहीं है। पर क्योंकि बहुत सी चीज़ें छुपी पड़ी हैं, तो गूगल मीट के द्वारा हमारा प्रयास रहता है कि ऐसी घटनाओं को, ऐसी चीज़ों को हम सामने लाएं और अपने रहबरों की उस धारा को समझें। बचपन में शायद सभी ने सुना होगा कि जब साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी को ट्रेन में से बाहर निकाला गया, एक अलग नस्ल का होने की वजह से, एक काले रंग का उनको कहकर संबोधन करके सामान के साथ उनको बाहर फेंक दिया गया। और ये घटना को हमने कितनी बार सुना है, पढ़ा है कि फिर उनका जीवन बदल गया, ये हुआ, वो हुआ। इसके उलट हमने ये कभी भी कहीं पे भी नहीं किसी किताब में पढ़ा कि हमारे महामानव जिन्होंने हमारे जीवन को इतना बदला, हमारे करोड़ों भारतीयों के जीवन को, हम महिलाओं के जीवन को बदला, उनके जीवन में भी एक बहुत ही दर्दनाक या मार्मिक दिन रहा है जिन्होंने उनके जीवन को बिल्कुल बदल दिया। शायद ऐसी घटनाएं इसलिए भी सामने नहीं आती हैं क्योंकि एक खास व्यवस्था के लोग, उनको लगा कि ये शायद जो गांधी के साथ हुआ वो बाहर के विदेशी लोगों ने किया, लेकिन जो बाबा साहेब के साथ जिस घटना का मैं विवरण करूंगी आपके साथ साझा, वो शायद अपने ही देश के स्वदेशी जो हमारे लोग थे उन्होंने उस चीज़ को किया। तो शायद इस घटना को इतना महत्व नहीं दिया गया क्योंकि अक्सर लोगों में एक मानसिक वृत्ति होती है कि जो घर के अंदर बातें होती हैं उनको वो घर के अंदर ही रहने देते हैं और बाहर की बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। लेकिन जब मैं इस घटना को आपके साथ साझा करूंगी तो मैं चाहूंगी कि आप महसूस करें उस दर्द को जो बाबा साहेब ने महसूस किया और अपने मन में उस चीज़ को उन्होंने इस तरह से भरा कि वो पूरी तरह से दृढ़ता से संकल्पवान होकर उन्होंने हम जैसे बहुत से भारतीयों के, हमारे जो माता पिता रहे होंगे, उनके जीवन को बदला और आज उन्हीं के संकल्प के कारण हम इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, हमारे पास जीवन की सारी सुविधाएं हैं। कल आने वाला दिन हमारे जीवन के लिए बहुत खास है क्योंकि ये वो दिन है जिसने बाबा साहेब के जीवन को बदला। 23 सितंबर कल का दिन, साल 1917, बाबा साहेब के जीवन का वो काला दिन जिसने सहायता की हमारे जीवन में रोशनी लाने की। बाबा साहेब एक मेधावी छात्र रहे। तो बड़ौदा के जो महाराज थे सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने बाबा साहेब को छात्रवृत्ति दी थी, पढ़ने के लिए लंदन भेजा। लेकिन इनके साथ ही उन्होंने एक अनुबंध किया कि जब बाबा साहेब पढ़ लिख कर वापस आएंगे तो वो 10 साल के लिए उनकी रियासत में काम करेंगे। तो बाबा साहेब ने ये समझौता मंजूर किया और वो बाहर पढ़ने के लिए गए। और जब वो वापस आते हैं अपनी शिक्षा ग्रहण करके और उस रियासत में जब नौकरी करने के लिए आते हैं उस कार्यालय में, तो उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार होता है। बाबा साहेब बताते हैं कि किस तरह से कार्यालय में जो भी घटनाएं होती उनका उनके मन पे बहुत ही गहरी छाप रही। जब वो विदेश से पढ़कर आए तो उन्हें लगा
कि जो एक अछूत का टैग हम लोगों पर लगा है, शायद अब वो इतना पढ़ लिख गए हैं, वो जीवन बदल पाएँगे अपने लोगों का और अपना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। चाहे सो कॉल्ड जो लोग ऊंची जाति के लोग उनसे नीचे काम करते थे, लेकिन बाबा साहेब को उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से व्यवहार किया। बाबा साहेब बताते हैं कि जब मैं प्रवेश करता हूँ तो वो लोग गौमूत्र लेकर आ जाते हैं और उनको लगता है कि घोर कलयुग आ गया है, बड़ौदा के महाराज ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है, एक अछूत को पढ़ा लिखा दिया है और अब वो अछूत हमारे सर पर काम करेगा। ऐसी चीज़ें वो सुनते हैं। बाबा साहेब बहुत मजबूत इरादों के साथ मानवीय दृष्टिकोण लेकर विदेश से अपने देश में वापस आए थे, मन में बहुत से सपने लेकर। लेकिन जब भी वो पहला कदम अपने कार्यालय में रखते हैं तो वो महसूस करते हैं कि पूरा का पूरा जो वातावरण था उनको एक अलग ही दृष्टिकोण से देख रहा था, क्योंकि वो उस व्यवस्था के लोग थे जो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक निम्न वर्ग का नौजवान पढ़ लिख कर उनके साथ काम करे। वो घूर घूर कर देखते हैं बाबा साहेब को, लेकिन बाबा साहेब के मन में एक बहुत ही भावनाएं उठती हैं। वो सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध एक ज़बरदस्त तूफान उनके मन में उठता है। बाद में वो जब उनका पहला दिन उस कार्यालय में होता है तो वो कैंटीन में जाकर सोचते हैं कि इन्होंने, वो बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, तो वो सोचते हैं कि कैंटीन में जाकर चलो मैं थोड़ा चाय पी आता हूँ। लेकिन कैंटीन में जाकर उससे भी ज़्यादा वो अभद्र व्यवहार उनको मिलता है, उनके सम्मान को बहुत ही चोट पहुँचती है। सभी लोग वहाँ पे भगदड़ मच जाती है कैंटीन में और वो कहते हैं कि जाओ जाओ, तुम यहाँ पे चाय पीने क्यों आ गए हो? ऑफिस में, दफ्तर में तो हमें मजबूरी है तुम्हारे साथ बैठने की, लेकिन यहाँ पे तुम नहीं बैठ सकते हो, हम सब अपवित्र हो जाएंगे। बाबा साहेब वापस आ जाते हैं, उनके सम्मान को, स्वाभिमान को चोट पहुंचती है। अब बाबा साहेब के सामने एक और समस्या थी, उनको घर भी चाहिए था। तो ये भी बहुत एक बड़ी समस्या थी कि वहाँ पे लोग जो थे वो निम्न वर्ग के बंदे को, किसी को भी कमरा जो था किराए पर देना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि उनके दोस्तों ने भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अलग अलग से कठिनाइयाँ बताई कि उनके घर पे कठिनाई आ जाएगी, उतनी उनकी पत्नी ऐसे महसूस करेगी, ऐसी बहुत सी घटनाएं, बहुत सी चीज़ें। तो जैसे तैसे करके बाबा साहेब मैनेज करते हैं। वो एक पारसी सराय में जाते हैं और वहाँ पे भी हिंदू अछूतों के लिए कोई जगह नहीं होती है, लेकिन वो वहाँ के एक चौकीदार से बात करते हैं। ना चाहते हुए भी वो नाम बदल कर वहाँ पे रहते हैं उस सराय में। अब 2-4 दिन धीरे धीरे बीतते जाते हैं। कार्यालय में सभी कुछ वैसे ही चलता है। बाबा साहेब ने वेटिंग फॉर वीज़ा में भी इन घटनाओं का जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि चपड़ासी जब वहाँ पे उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है, जब उनको पानी पीना होता है तो वो पानी का गिलास उनको देता है, तो पानी का गिलास मेज पर रख देता है। तो जब बाबा साहेब पानी पीकर वापस बोलते हैं कि इस गिलास को ले जाओ, तो चपड़ासी कहता है कि मैं इस गिलास को छू भी नहीं सकता हूँ। देखिए, एक बाबा साहेब अगर आज के संदर्भ की बात करें तो उस टाइम पे जो बाबा साहेब जिस पदवी पर उनको विराजमान किया गया बड़ौदा के राजा के द्वारा, आजकल के जैसे हम आईएएस आईपीएस लोगों की पोस्ट देखते हैं, वो इतनी ऊंची पदवी पर गए, लेकिन एक निम्न स्तर पर उनके नीचे काम करने वाला जो एक चपड़ासी था, अपनी जाति के कारण वो इतना अहंकारी था कि वो बाबा साहेब के साथ इतना बुरा व्यवहार करता है और वो ये भी नहीं डरता है कि उसकी जॉब भी जा सकती है इसकी वजह से। उसको अपना धर्म इतना प्रिय होता है। तो बाबा साहेब कहते हैं कि उसके इस व्यवहार को देखकर वो कहते हैं कि मुझे पानी पीने की उस घटना का स्मरण हो रहा था जो आज से 19 वर्ष पूर्व उनके साथ घटित हुई। वो सोचते हैं कि मैं तब भी अपने हाथ से स्कूल में पानी नहीं पी सकता था और मुझे प्यास लगती है, और आज भी जब मैं दूसरों पर निर्भर हूँ पानी पीने के लिए, तो आज भी इंसानियत दम तोड़ रही है।
प्यास से चाहे किसी की जान चली जाए, परंतु ब्राह्मणवाद जिंदा रहना चाहिए। यही ब्राह्मण धर्म है। एक चपड़ासी भी अपनी ब्राह्मणी जो अवधारणाएं हैं उसमें इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ था कि उनकी जो शालीनता एक अपने ऑफिसर के प्रति होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं होती है। जातिवाद का दंश बाबा साहेब का पीछा इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी नहीं छोड़ता है। वो जब चपरासी बाबा साहेब को फाइलें भी पकड़ाता है तो वो मेज पर एकदम से फेंक देता है। तो देखिए, अगर हम ऐसा कुछ भी महसूस करें तो हम, अगर हमारे साथ आज ऐसा कुछ हो रहा हो तो हम कंप्लेंट्स कर देते हैं। हमारे पास संविधान में इतने ज़्यादा प्रावधान हैं कि आज कोई भी हमारे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता है। लेकिन क्योंकि इससे पहले ऐसा व्यवहार हमारे महामानव सह चुके हैं, ये उनकी क्रांतियां हैं, ये उनकी मेहनत है कि आज हमें वो सब सहना नहीं पड़ रहा। बाबा साहिब आगे लिखते हैं, बताते हैं कि 2, 4, 10 दिन, 8 दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो लोग एक षड्यंत्र रचते हैं जो कार्यालय में उनके साथ कर्मचारी काम करते हैं कि ये तो रोज़ सूट बूट में आता है, दिखने में भी सुंदर है, लेकिन हम इसका जो है, इसको वो अपने बाबा साहेब को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करते हैं। हर जो बंदा कार्यालय में होता है वो अपनी पवित्रता को कायम रखने के लिए पूरा टाइम कोई ना कोई मंत्र पढ़ता रहता है, गोमूत्र को छिड़कता रहता है। इधर बाबा साहेब जब अपनी जैसे तैसे करके सराय में रहने का जहाँ पे उन्होंने इंतज़ाम किया होता है वहाँ पे भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि जो वो कर्मचारी होता है उसको पता होता है कि बाबा साहेब एक निम्न वर्ग से संबंधित है, वो पैसे भी बाबा साहेब से ज़्यादा लेता है। इसके बाद षड्यंत्र रचा जाता है। कार्यालय के लोग कहते हैं कि पता करो कि अंबेडकर रहते कहाँ पर हैं। जब वो ऐसे तैसे करके उनको पता चलता है कि जिस पारसी सराय में बाबा साहेब रह रहे होते हैं वो उनको जाकर बता देते हैं कि आपके यहाँ रहने वाला व्यक्ति एक अछूत जात से संबंधित है। और तभी बाबा साहेब के जीवन में पूरी तरह से खलबली मच जाती है। ऑलरेडी वो इस चीज़ को महसूस कर रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा बुरा उनके साथ हो जाएगा वो इस आशंका को, इसको भांप नहीं पा रहे थे। लेकिन वो देखते हैं कि लाठियां लेकर कमरे की तरफ बाहर से ऊपर से वो देखते हैं कि पारसी लोग आ रहे हैं, दरवाजे को खटखटा रहे हैं और बाबा साहेब पर वो जानलेवा हमला करने के लिए तैयार होते हैं। तो वो बताते हैं कि हमें पता चल गया है तुम एक अछूत हो, धमकी देते हैं और बाबा साहेब को बोलते हैं कि कमरे को इमीडिएटली एकदम से खाली करो। तो बाबा साहेब उनसे विनती करते हैं कि मुझे 1 सप्ताह का मौका दे दीजिए, मेरी नौकरी भी है यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा समय दीजिए। पर वो लोग बाबा साहेब की एक नहीं सुनते हैं। वो बाबा साहेब को 1 घंटे की मोहलत भी नहीं देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने इसको नहीं छोड़ा कमरे को अभी की अभी, तो हम लाठियों से तुम्हारा सर फोड़ देंगे। सारा सामान बाबा साहेब का वो बिखरा देते हैं। इसके बाद मौत का भय सामने था, लेकिन बाबा साहेब जैसे तैसे उनका सामान बिखरा देते हैं, वहाँ से इकट्ठा करते हैं और फिर वो कार्यालय में जाते हैं। कार्यालय के लोग बैठे हुए थे, 10 दिन ऑलरेडी बीत गए थे और वो सोच रहे थे कि अब पता नहीं हमारा ऑफिसर किस मूड में आएगा, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि सामान तो उनका बाहर, उनके षड्यंत्र का पूरा असर हो गया था पारसियों पर और उनके सामान को बाहर फेंकवा दिया गया था। लेकिन बाबा साहेब बहुत शांत और गंभीर थे। कुर्सी पर बैठ के सोच रहे होते हैं कि मैंने 10 वर्षों का जो अनुबंध किया था महाराज के साथ, वो अवगत करवाते हैं उनको कि वातावरण बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है काम करने के लिए। लेकिन आगे से महाराज कहते हैं कि अब मैं मतलब धर्म के विरुद्ध इतना भी नहीं जा पाऊंगा, तो आप अपना इंतज़ाम कीजिए। तो बाबा साहेब फिर वहाँ पे कार्यालय में अपना त्याग पत्र लिख देते हैं और कार्यालय से निकल पड़ते हैं। और जब वो अपना सामान इकट्ठा करके वो जहाँ पे रखते हैं, वो पास में एक वहाँ पे ही एक सयाजी पार्क था जहाँ पे वो जाते हैं, बड़ौदा में, गुजरात में बड़ौदा है। और वो अनुभव तो पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब 4 घंटे उनकी
ट्रेन लेट होती है तो मैं अपने इस गूगल मीट में जुड़े हुए साथियों से को बताऊंगी कि जब हम जैसे लोग अगर ऐसा हमारे साथ हो तो हम कितने क्रोध से भर जाएंगे। शायद हम उन लोगों से लड़ने लग जाएं, लेकिन बाबा साहेब को पता था कि इस व्यवस्था से वो इस प्रकार नहीं लड़ पाएंगे। इसके लिए उन्हें और तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना पड़ेगा। तो बाबा साहेब बोधि वृक्ष के नीचे, वहां पर रात्रि का समय होता है, अपनी ट्रेन को कि वो वेट कर रहे होते हैं, लेकिन उनका मन बहुत ही ज़्यादा विचलित होता है। वो सोचते हैं कि मैं अगर इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मेरे साथ इतना घटिया व्यवहार किया जा रहा है तो मेरे समाज के लोगों का क्या होगा। वहां पर बैठे बैठे वो सोचते हैं कि मेरा 10 वर्ष का जो समझौता मैंने काम करने का किया था वो मैं 10 दिनों में ही वो इतना बुरा व्यवहार करते हैं कि बाबा साहेब का सब कुछ वो अपना त्याग पत्र दे आते हैं। उनकी जो जॉब वो छोड़ के वहाँ पर वो निकाल दिए जाते हैं। मन बहुत ही उनका विराग से भर जाता है। लेकिन क्योंकि अपने विद्यार्थी जीवन में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सहा हुआ था, संघर्ष के वो शुरू से ही आदी थे, तो बैठे बैठे वो सोचते हैं और कहते हैं अपने आप से कि चाहे ये समझौता मैं पूरा नहीं कर पाया, लेकिन एक अनुभव वो सयाजी पार्क बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर संकल्प लेते हैं कि मैं मेरे 7 करोड़ भाइयों जिनके साथ पशुता का व्यवहार होता है, जिन्हें गुलाम बनाकर रखा गया है, मैं अपना पूरा जीवन उनकी गुलामी से मुक्ति के लिए लगाऊंगा और इस कार्य में किसी प्रकार का भी कोई समझौता नहीं करूंगा। ये मेरा अपना संकल्प है और मैं इसे किसी भी कीमत पर पूरा करूंगा। बाबा साहेब बड़ौदा की धरती पर एक संकल्प लेते हैं कि मैं इस जाति व्यवस्था के अत्याचार को खत्म कर दूंगा। अगर नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को मार लूंगा। उन्होंने अपने समाज के लिए अपनी इस जिम्मेवारी को समझा। उस दिन 23 सितंबर 1917, जो कल का दिन हमारा आ रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन हमारे उस महामानव ने इतना महासंकल्प लिया कि उसने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। बाबा साहेब का वो संकल्प, वो अपने संकल्प के लिए इतना जिम्मेवार थे कि उन्होंने अपने बच्चों की परवाह भी नहीं की, माता रमाबाई की परवाह भी नहीं करी। अपने घर को जैसे तैसे चलाते रहे, लेकिन अपने संकल्प को कभी भी आंखों से ओझल नहीं किया। और हमें पता है कि ये सब कुछ उनके संकल्प के कारण ही है जो आज हम हर ऐशो आराम को हासिल कर पाए हैं। लेकिन इसकी एक त्रासदी भी रही है कि जानने के बावजूद जो लोग तो जानकर संकल्पवान हो गए बाबा साहेब के संकल्प को लेकर, जिन्होंने मन में निश्चय किया कि हम इस पाखंड को छोड़ेंगे, आडंबरों को छोड़ेंगे, अपने रहबरों की धारा को पकड़कर चलेंगे, बाबा साहेब के संकल्प को कभी नहीं भूलेंगे, उन लोगों के लिए तो मैं बहुत साधुवाद कहूँगी। लेकिन जो मेरे भाई बहन गूगल मीट में आज इस संकल्प दिवस को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे मैं विनती करूँगी कि इस दिन को अच्छे से समझें, गंभीरता इस दिन की समझें, अपने लक्ष्य के लिए परिपक्व हों और ये समझें कि हमें इस दिन से क्या प्रेरणा लेनी है। मैं आपके साथ एक तथागत बुद्ध की कहानी को भी साझा करूंगी, जो संकल्प की साधना को और ज़्यादा दृढ़ता से पक्का करती है। एक बार तथागत कहीं पर देशना कर रहे होते हैं और वो देशना उनकी मन के ऊपर आधारित होती है और तथागत बताते हैं कि हमें चट्टान की तरह होना चाहिए, अपने कार्यों को लेकर, अपनी समझ को लेकर, अपने व्यक्तित्व को लेकर। तो गृहस्थ लोग भी उनकी देशना को सुन रहे होते हैं। तो उनमें से एक गृहस्थ जब देशना का समापन हो जाता है तो वो उठकर जाता है
और कहता है कि मुझे आपकी देशना तथागत बहुत अच्छी लगी और मुझे ये समझ में आ गया कि हमें चट्टान की तरह होना चाहिए, चट्टान सबसे मजबूत है। तो महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि नहीं, चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत लोहे का हथौड़ा होता है, क्योंकि वो चट्टान को तोड़ देता है। तो वो गृहस्थ कहता है कि ठीक है तथागत, मुझे समझ आ गई कि लोहे का हथौड़ा सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तो तथागत कहते हैं कि नहीं, लोहे के हथौड़े से भी ज़्यादा मजबूत आग होती है, क्योंकि जो आग होती है वो लोहे को भी पिघला देती है, पानी की तरह बना देती है। तो वो गृहस्थ कहता है कि ठीक है तथागत, मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि लोहा ही सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तथागत फिर से उसकी इस आशंका को, उसके मन को, जो उसके मन में पनप रही होती है बात, उसको कहते हैं कि नहीं, लोहा आग सबसे ज़्यादा मजबूत नहीं है। आग को भी पानी शांत कर देता है। जब पानी की बूंदें, हम देखते हैं सुनामी आती है तो बड़ी बड़े घरों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, इमारतों को गिरा देती है। तो वो गृहस्थ कहता है कि बहुत साधुवाद तथागत, मुझे समझ में आ गया कि पानी ही सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तो तथागत कहते हैं कि नहीं, पानी की असीम बूंदों में बहुत शक्ति है। बादल पानी की बूंदों को बरसाते हैं, लेकिन पानी की बूंदें भी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं हैं। पानी की बूंदों से ज़्यादा भी मजबूत हवा है, वायु है, क्योंकि बादलों के रुख को, जो पानी लाने में सहायक हैं, वर्षा लाने में सहायक हैं, उसके रुख को भी, बादलों के रुख को भी वायु जो है वो बदल देती है। तो वो गृहस्थ कहता है कि हे तथागत, मुझे तो बिल्कुल समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा मजबूत हवा का रुख होता है। तो तथागत कहते हैं नहीं, हवा के रुख को भी एक दृढ़ता वाला व्यक्ति, एक संकल्पित व्यक्ति जो बहुत दृढ़ होता है, वो हवा के रुख को भी बदल देता है। इतनी शक्ति है हमारे मन में, हमारे संकल्पित मन में, हमारे दृढ़ मन में। तो तथागत की ये देशना को बाबा साहेब ने पूरी तरह से, मैं सोचती हूँ, समझा होगा। तो इसीलिए बाबा साहेब ने जो नारकीय जीवन उस समय हमारे बहुजन, हम लोग, हमारी औरतें जी रही होंगी, बाबा साहेब ने उस दुख को समझा और तथागत के इस देशना, इस संकल्प को भी ज़रूर समझा होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि बाबा साहेब इतने ज़्यादा संकल्पवान हुए कि उन्होंने अपने भाई बहनों की पीड़ा को समझा और उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ये फैसला किया कि अपना पूरा जीवन वो लोगों की भलाई में लगाएंगे, लोगों के जीवन से इस जो उनको जो संवेदनाएं बाबा साहेब के मन में पैदा हुई, उनको समझ में आ गया और उन्होंने हमारे लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। तो प्रिय उपासक उपासिकाओं से मैं ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहेब के संकल्प दिवस को कल हम बहुत ही अच्छे से, उनकी इस भंते करुणाशील राहुल जी की एक किताब है, वो 11 दिन, उनको पढ़ें, समझें कि बाबा साहेब की उस वेदना को, वो जो 11 दिन, 11वें दिन वो संकल्पित होते हैं, वो जो 10 दिन किस तरह गुजारते हैं, उस किताब से वो प्रेरणा लें, बाबा साहेब से प्रेरणा लें और संकल्प के लिए, बाबा साहेब के संकल्प के लिए, उनके जो उन्होंने हमारे जीवन को बदला, उसके लिए जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो हमारा दायित्व बनता है, अब मैं उसकी बात करूँगी। हमें ये समझना है कि हम जो भौतिक ज्ञान की बातें करते हैं, बाबा साहेब के अंतिम फैसले को हमने सुन लिया कि बाबा साहेब ने कहा था कि मैं बुद्धमय देश देखना चाहता हूँ, हम अम्बेडकरवादी बन गए, हम ऊपर से तथागत बुद्ध को भी मानने लग गए, हम बोधि भी बन गए। एक्सेप्शंस तो हैं हर कहीं, लेकिन आज भी हम बहुत सी चीज़ों के लिए संकल्पित नहीं हैं। हमने बाबा साहेब की ये दिए हुए
बहुत सी चीज़ों को लिया, लेकिन उनके धम्म के प्रति हम गंभीर नहीं हुए। हमें कल के दिन आज से अभी से ही संकल्प लेना है कि बाबा साहिब का जो बाबा साहिब ने ज़िम्मेदारी हमारे लिए निभाई, अब हमें दृढ़ता से उस बागडोर को सँभालना है और अपने बाकी भाई-बहनों को भी इस धम्म के मार्ग से जोड़ना है। अगर बाबा साहिब का अंतिम फैसला हमारा पहला फैसला ना बन पाया तो उनका संकल्प जो हमारे लिए लिया गया था, हम उसको व्यर्थ कर देंगे। और मुझे लगता है जो भी व्यक्ति इस चीज़ को समझता है कि बाबा साहिब का हमारे ऊपर कर्जा है, हमारे ऊपर ऋण है, तो वो ऋण हम किस प्रकार चुकाएंगे? बाबा साहिब के धम्म को देकर, जो उन्होंने हमें दिया उसको अपनाकर। हमें भौतिक ज्ञान के साथ दी गई चीज़ों को अपने व्यवहार में शामिल करना है। हमारे भंते तथागत की देशनाओं को जब हम तक पहुंचाते हैं, हमें समझाते हैं, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों का असर हम पे इतना होता है कि हम रोज़ ही ऊर्जावान महसूस करते हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर एक महिला होने के नाते भी ज़िम्मेदारियाँ महिलाओं पुरुषों की बहुत हैं, महिलाओं की ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन बाबा साहेब की बात जो भंते हमें समझाते हैं, तथागत की बात जो हमें बड़े भंते बहुत अच्छे तरीके से देशनाओं में समझाते हैं, अगर हम व्यावहारिक रूप में लाएं तो कुछ भी असंभव नहीं है। अक्सर हम लोगों को कहते सुनते हैं, भंते अक्सर कहते हैं ये बात कि हम बातें करते हैं कि तथागत ने ऐसा कहा, बाबा साहेब ने ऐसा कहा, पर अक्सर हम उनके मुख से सुनते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहना, हमने कहना है कि तथागत ने ऐसा किया, आओ हम भी ऐसा करते हैं, आओ हम अपने जीवन का रूपांतरण करें, बाबा साहेब के संकल्प के साथ अपने स्वभाव को बदलें। हमारे दुखों का अंत तथागत के धम्म में ही है। अगर हम इस मार्ग पर चलेंगे तो मुझे लगता है कि बाबा साहिब का जो कर्ज हमारे ऊपर है, हम निश्चित रूप से जब इस दुनिया से जाएंगे तो अपने हिस्से का कर्ज अगर बहुत नहीं उतार पाए तो कुछ हिस्सा उतार कर ही जाएंगे और हमारी पीढ़ियां हमारे बाद उस धम्म में परिपक्व इतनी हो जाएंगी कि बहुत जल्द पूरा भारत ही बौद्धमय नजर आएगा, क्योंकि हम बहुजनों ने अगर बाबा साहेब के संकल्प को समझ लिया तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है जब हम बाबा साहेब के सपनों का भारत देखेंगे। बार बार मन में ये बात आती है कि गूगल मीट में जुड़े मेरे बहुत से कई मेरे साथी, मेरे सहपाठी भी हैं, कई मेरे कलीग्स भी हैं जो मेरे समाज के हैं, वो अच्छे से बात को समझते हैं बाबा साहेब की, लेकिन जब बात बाबा साहेब के धम्म की आती है तो वो और धाराओं से इतने जुड़े हुए महसूस करते हैं कि उनको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है बाबा साहेब के अंतिम फैसले को अपनाना। पर मैं सोचती हूँ, प्रिय उपासक उपासिकाओं, मैं सोचती हूँ कि अगर ये हमें कठिन लगता है तो फिर हमें पहला वाला जीवन ही अगर अच्छा लगता है तो हम बाबा साहेब की दी हुई सुख सुविधाओं को छोड़ क्यों नहीं देते। अगर हम बाबा साहेब के संकल्प से मुख मोड़ते हैं, बाबा साहेब की बात सुनने के बाद भी इस गूगल मीट में हम इकट्ठे होते हैं, रोज देशनाएं सुनते हैं, लेकिन फिर भी व्यवहार में नहीं लाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम अपना जो 1 घंटा इतनी अच्छी बातें सुनते हैं व्यवहार में नहीं लाते हैं, कोई हमें कुछ भी कह देता है तो हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। महाकारुणिक बुद्ध की इतनी सुंदर देशनाएं हैं, जीवन में उतार नहीं पाते हैं, तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। मेरी आप लोगों से बार बार हाथ जोड़ के बाबा साहेब की बेटी होने के नाते एक विनती है कि अगर हम बदलाव के रास्ते पर हैं, बदल भी चुके हैं, तो आओ अपने उन भाई बहनों का, उन सगे संबंधियों का, उनकी भी हाथ पकड़े, उनकी भी आंखें खोलें
और बाबा साहेब के धम्म दिए हुए धम्म की शरण में जाएं। इसके साथ ही एक छोटी सी बात भी मैं आपके सामने साझी करूंगी कि बड़ौदा में जो प्रोग्राम चल रहा है गुजरात की धरती में पे, संकल्प विहार कोई नहीं है हमारा वहाँ पे। और अभी बड़े भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के द्वारा घोषणा की गई है कि हम वहाँ पर संकल्प विहार बनाएंगे ताकि हर साल आगे भी लोग आते हैं और लोग आएँ। जैसे वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो हर साल या जब भी उनका समय लगे वो संकल्प विहार में आएँ और हर बार अपने आप को ऊर्जावान करके जाएँ। बाबा साहेब के संकल्प के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। तो मुझे लगता है कि हम इतने सामर्थ्यवान हैं, चाहे हम सरकारी नौकरी पे हैं, चाहे हम किसी भी रूप में अपनी हमारी जो जीविका है, किसी भी रूप में हमारे घर में आ रही है, तो हम थोड़ा-सा हिस्सा बाबा साहेब के लिए ज़रूर निकालें, धम्म के लिए ज़रूर निकालें। जितना भी बन पाता है, मुट्ठी-मुट्ठी भर भी, क्योंकि हम जानते हैं कि बूँद-बूँद से समंदर भरता है। और कल का दिन 23 सितंबर धम्म भूमि के द्वारा ये काम किया जा रहा है कि लगभग 50,000 लोगों के लिए वहाँ पर खाने की व्यवस्था की जा रही है, भोज की व्यवस्था। तो हम सभी अपना जो है कुछ ना कुछ योगदान उसमें ज़रूर डालें। और जो धम्म बंधु नए जुड़े हैं वो जो जिसके द्वारा वो गूगल मीट में जुड़े हैं, नीचे नंबर दिए गए हैं, संपर्क करके वो इस चीज़ के लिए अपना निकाल सकते हैं, अपना जितना भी वो फंडिंग करना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी और चाहूँगी कि हम सभी बहुत अच्छे से कल का दिन संकल्प के लिए अपने मन को सुबह जब उठें तथागत के सामने नमन करें, बाबा साहेब को याद करें और अपने मन में बाबा साहेब के लिए एक उत्तरदायित्व पैदा करें, अपने समाज के लोगों के लिए उत्तरदायित्व पैदा करें और आओ बाबा साहेब का कर्ज थोड़ा-थोड़ा उतारें। नमो बुद्धाय, जय भीम।